नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में विराजमान हुई देव डोलियां, 6 महीने यहीं होगी पूजा अर्चना। दिल्ली के मुख्यमंत्री का हरिद्वार में बड़ा ऐलान, सरकार सत्ता में आई तो मुफ्त में कराएंगे तीर्थ यात्रा। श्रमिक अधिकारों पर कुठाराघात के विरोध में हरदा का मौन व्रत। उत्तरकाशी पुलिस ने अपहरण के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से कल सुबह 10:30 बजे गढ़वाल स्काउट के बैंड की धुन के साथ रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री की अगुवाई में रवाना हुई। भगवान उद्धव, कुबेर और भगवान गरुड़ की चल विग्रह मूर्तियों के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की डोली भी पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुई। हनुमान चट्टी में विशेष पूजा अर्चना के बाद सभी देव डोलियां पांडुकेश्वर पहुंची। इन देव डोलियों का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पांडुकेश्वर में स्थानीय महिलाओं ने अपने विशेष पारंपरिक वेशभूषा में मंगल गीत और भजन गाकर जोरदार स्वागत किया। पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने भगवान कुबेर, भगवान उद्धव और भगवान गरुड़ की मूर्ति स्थापित कर विशेष पूजा अर्चना की। अब शीतकाल के दौरान 6 महीने तक पांडुकेश्वर में ही भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी। आपको बता दें कि कल पांडुकेश्वर में रात्रि विश्राम के बाद आज आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर पहुंचेगी। पहली बार आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ उनके प्रतिनिधि स्वामी मुकुंदानंद महाराज भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड दौरे पर थे। जौलीग्रांट पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ कर्नल अजय कोठियाल, प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया भी मौजूद रहे। बंद कमरे में बैठक के बाद सीएम केजरीवाल और अजय कोठियाल ऑटो में बैठकर हरिद्वार की सड़क पर निकल गए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो दिल्ली वालों की तरह ऑटो वालों को भी सुविधा देगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी तीर्थ यात्रा योजना लागू की जाएगी और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या के फ्री में दर्शन कराएंगे। ठीक वैसे ही मुस्लिम भाइयों के लिए अजमेर शरीफ और सिख भाइयों के लिए करतारपुर ले जाने की योजना बनाई जाएगी। पुरानी एसीपी व्यवस्था को लेकर राज्य कर्मचारियों को समर्थन में हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास पर मौन उपवास रखा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा, राज्य कर्मचारी कई तरीके से सरकार को अपना असंतोष जता चुके हैं। उन्होंने कहा, श्रमिक इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। न केवल उनकी नौकरियां सूख रही है, नौकरियां छूट भी रही है। श्रम कानून जो उनकी रक्षा के लिए बने थे, वर्तमान सरकार ने उन सब श्रम कानूनों को इस तरीके से बदल दिया है कि आज वो श्रमिकों के विरुद्ध होकर पूंजीपतियों का संरक्षण कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा, वे हर कदम पर मजदूरों के साथ खड़े हैं। कालाडूंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत बैल पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक ने ग्राम वासियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान ग्राम वासियों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिनमें सड़क, पानी, बिजली की समस्या और वर्तमान समय में किसानों को हो रही गेहूं बुआई के लिए खाद के अभाव से भी अवगत कराया गया। प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें वात्सल्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, निर्धन आवास योजना, हर घर नल, हर घर जल आदि अनेक योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। हम सब लोग बैठे थे जनता के बीच में। अब की बार 60 के पार इस उद्देश्य से जनता से प्रत्यक्ष में वार्ता हुई और बहुत सारी जनता की जो वर्तमान में खाद की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, तो माननीय सांसद जी को 3 दिन पहले मैंने अवगत कराया, खाद आ चुकी है। इसके लिए जनता आभार व्यक्त कर रही थी और मैं भी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे वात्सल्य योजना के पात्र, शौचालय से संबंधित दिक्कतें और कहीं न कहीं सड़क, पानी, विद्युत से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के समक्ष रखते हुए, सरकार के अधिकारियों के बीच में रखते हुए उसके निराकरण के लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा वाद संवाद ये रहा और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए पुष्कर धामी जी को पुनर्स्थापित करने के लिए और मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ऐसी योजना है। पुलिस चौकी नौगांव थाना पुरोला में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण करने के संबंध में एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर चौकी नौगांव पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल धारा 363 भादवी में अभियोग पंजीकृत कर अभिवेचना उप निरीक्षक शशि राणा के सुपुर्द की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में अशोक कुमार, थाना अध्यक्ष पुरोला द्वारा बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उप निरीक्षक शशि राणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। उक्त पुलिस टीम द्वारा बीती 20
25 नवंबर की शाम को बैरागी वाला तिराहा देहरादून से अभियोग से संबंधित अपराधी को सकुशल बरामद किया गया और अभियुक्त अरविंद सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया। अपराधी को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। हरावाला स्थित शहीद दीपक नैनवाल के आवास पर कल लोगों का तांता लगा रहा। दरअसल शहीद दीपक की पत्नी कल देहरादून अपने आवास पहुंची थी, जिनका स्वागत करने के लिए स्थानीय लोगों ने उनके आवास का रुख किया। शहीद दीपक की पत्नी ज्योति नैनवाल सेना में बतौर अफसर शामिल हुई है। ज्योति की इस हिम्मत पर लोगों ने उनके आवास में पहुंचकर उनकी सराहना की। ज्योति नैनवाल आज देश भर की उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन गई है जो हालातों से हार कर जीवन जीना भूल जाती है। आपको बता दें कि ज्योति नैनवाल शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी है। दीपक साल 2018 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ में 3 गोलियां लगने के बाद घायल हो गए थे। इसके बाद करीब 1 महीने तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 20 मई 2018 को दीपक शहीद हो गए। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई जॉब करूँगी। मैं एक होम मेकर थी और मेरे हस्बैंड के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्मी कितनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे अपने सोल्जर और उनकी फैमिलीज़ का ध्यान रखती है। सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू जॉइन आर्मी और इसमें मेरे को मेरी रेजिमेंट ने पूरी हेल्प करी। महा रेजिमेंट मेरे साथ हर एक स्टेप में खड़ी रही और उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और वीर नारियों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके कहते जो मेरी माँ ने मुझे कहा था मेरे हस्बैंड के बाद कि यहाँ से तुम जो ज़िंदगी जियोगे आज के बाद तुम अपने बच्चों को गिफ्ट दे दोगे, तो आज से अपने आप को इस तरीके से जीना कि तुम्हारे बच्चों को किसी और की तरफ उदाहरण के लिए ना देखना पड़े, तुम्हें खुद उनका उदाहरण बनना है। और उन्होंने एक बहुत सुंदर सी लाइन कही थी कि तुम्हें अब जन्म देने वाली नहीं कर्म देने वाली माँ बनना है। और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग हमारे थोड़ी डिफ़िकल्ट है अगर इस एज में करना, बट कोर्स के साथ यही इंडियन आर्मी हमें सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना है और गिव अप ना करो तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, ट्रेनिंग बहुत ईजी हो जाती है। और ये हैं सर मेरे जिनके कर्नल MP सर, इनकी गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान कल कुमाऊं दौरे पर निकले। कल अल्प समय में उन्होंने काशीपुर में रुककर पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में टिप्स दिए। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस समय देश और प्रदेश में जो सांप्रदायिक शक्तियों का उछाल हुआ था, सबसे पहले उसे रोकने की समाजवादी पार्टी की कार्य योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी वहां अकेले सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सक्षम है। इस समय देश और प्रदेश में जो सांप्रदायिक शक्तियों का उछाल हुआ था, सबसे पहले उसे हमें रोकने की हमारी कार्य योजना है। हम सभी 70 सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी वहां अकेले सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सक्षम है। उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से सांप्रदायिक शक्तियों को रोक नहीं सकती और इस वजह से समाजवादी पार्टी का रोल उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि अभी कांग्रेस के ही एक नेता किशोर उपाध्याय जी का एक पत्र अखबारों में छपा था और उन्होंने अपनी वेदना जो कही, तो इससे लगता है कांग्रेस जो सांप्रदायिक रोक नहीं पाएगी। हम पूरी तरीके से उसी तरीके से हमने काफी अपने प्रत्याशी चिन्हित कर लिए हैं। एक विधानसभा से कई प्रत्याशी आए हैं। जिला अध्यक्षों से 25 तारीख हमने लिस्ट मांगी है। उसके बाद प्रथम सप्ताह में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिसंबर में हम भेज देंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी संसदीय बोर्ड बैठक करके और जो भी प्रत्याशी होगा उसका घोषणा वहाँ से कर देंगे। सर, यूपी की तरह यहाँ उत्तराखंड में कुछ समाजवादी पार्टी अपने जो है पैर नहीं जमा पाई, उसका क्या कारण? देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमने जब मुझे पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया था। उसके बाद कुछ
थोड़ा दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो थोड़ा सा गड़बड़ी आई। 1 साल हुए मुझे दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और 1 साल से लगातार कोरोना काल में भी हमने अपना संगठन सभी 13 जनपदों में हमारे जिलाध्यक्ष हो गए हैं और इसके साथ साथ हमारा पूरा संगठन तैयार है और राज्य बनने के बाद हम 1 लोकसभा सीट जीत चुके हैं। 20 वर्षों में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, बेसिकली जिन मुद्दों को लेकर के पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, विकास होगा। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां अपना दमखम लगाकर अपने कार्यकर्ताओं और जनता को लुभाने में लगी है। इसी दौड़ में काशीपुर पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रभारी परविंदर कौर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने को कहा। वहीं पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे की बंदरबांट होती है, जिस कारण काशीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत नहीं हो पाती। इसी विषय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम मजबूती बना रहे हैं, उत्तराखंड में परिवर्तन आ रहा है, इस बार हम सरकार जरूर बनाएंगे, जनता परिवर्तन चाहती है। दौरे हम करते ही रहते हैं, कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, हम अपनी मजबूती और बना रहे हैं, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन उत्तराखंड में पक्का आएगा, कांग्रेस पार्टी इस बार हम सरकार बनाएंगे। आप काशीपुर पहुंचे, काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में कैसा महसूस करें, किस तरह कार्यकर्ता उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या आगे आपको क्या लगा? कार्यकर्ता और पूरी जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। जो इन्होंने पिछली बार गलतियां की थी, जो भाजपा सरकार का विधायक जीत के आया था और पिछले 20 सालों से देखा है उन्होंने कि उनके काशीपुर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं यहाँ हुई, उसको ये झेल रही है, कठिनाइयाँ मुश्किलें झेल रही है जनता। अब ये चीज़ महसूस कर रही हैं और ये बदलाव लाना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इनमें जो गुस्सा है ये अब यहाँ से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी ही फेंकेगी। आने वाले विधानसभा में महिलाओं ये हाईकमांड सोचेगी, जहाँ जहाँ उनको विनेबिलिटी नज़र आएगी, जो बहुत अच्छी मजबूत औरत होगी उसको जरूर हाईकमांड सोचेगी और टिकट देगी। प्रियंका जी ने कहा 40% महिलाओं की बात कर रही है, क्या उत्तराखंड में भी ये संभव है? ये मैं कुछ वादा नहीं करती अभी, पर ये हाईकमांड जो उनको ठीक लगेगा वो सोच के वो ये अपनी पार्टी को टिकट देगी। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरह कमर कसे हुए है, जिसके तहत कल जसपुर एसडीएम सीमा विश्वकर्मा द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडी समिति कार्यालय में समस्त ग्राम प्रधानों और बीएलओ सुपरवाइजरों की एक बैठक की गई, जिसमें फॉर्म 6-7 पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को जोड़ने और कोविड-19 में मृतक मतदाताओं का सूची से नाम हटाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बैठक में एसडीएम ने समस्त ग्राम प्रधानों के बीएलओ सुपरवाइजर से अपील करते हुए कहा कि 30 दिसंबर तक समस्त मतदाताओं को जोड़ने जाने की अपील की और कहा कि जो बीएलओ शीघ्र अच्छे से अपना काम पूरा कर लेगा उस बीएलओ को 25 जनवरी मतदाता दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा। क्योंकि जसपुर की जो स्थिति देखें तो यहाँ पर फॉर्म 6, 7, 8 की जो संख्या है वो थोड़ी अपेक्षाकृत कम है, तो इसी कारण से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं और सुपरवाइज़र की मीटिंग ली गई और उनसे अपील की गई कि आप यदि फील्ड में निकलें और तो जहाँ पर आपको ऐसे कोई व्यक्ति दिख रहे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं तो उनका नाम आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाएँ। और अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या में हमारा सहयोग करें और बीएलओ और सुपरवाइज़र को भी निर्देश दिए गए हैं कि आपको तत्काल उसमें जो संख्या है उसको बढ़ाएं और टारगेट भी दिया गया है। साथ ही आप लोगों से भी अपील की जाती है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 18 वर्ष से ऊपर है और नाम छूटा हुआ है तो नज़दीकी बीएलओ से आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं या आप तहसील में भी आकर भी नाम जुड़वा सकते हैं। तो क्योंकि अब इलेक्शन मोड में हम लोग आ चुके हैं तो तैयारियां हम लोग पूरी कमर कस के ही तैयारी कर रहे हैं। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर और गन्ना डालकर किया। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर चीनी के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। चीनी मिल में पहली गन्ने से लदी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री ने कंबल बाल्टी देकर और उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल बदहाली के आंसू बहा रही है, जिसके आधुनिकीकरण करने की बात लंबे समय से वहाँ चल रही है, लेकिन चीनी मिल की बदहाल स्थिति दुरुस्त होने का
का नाम नहीं ले रही है। चीनी मिल के बदहाल होने की स्थिति के चलते इस वर्ष चीनी मिल का पेराई सत्र बीते वर्ष की अपेक्षा देरी से शुरू हुआ। इस दौरान चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया, जहां कैबिनेट मंत्री ने पूजा अर्चना करने के उपरांत कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाया और गन्ना डालकर किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी मिल को निरंतर चलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में अधिकारियों को चीनी मिल सही तरीके से चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीनी मिल के निरंतर चलने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे किसान सही समय पर चीनी मिल को गन्ना दे सकेंगे और किसान दूसरी फसल लगाने में जुट सकेगा। साथ ही उन्होंने चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ होने पर सभी किसानों को शुभकामनाएं दी। मैं आपके माध्यम से इस भाजपा की जो पहचान है, इस तराई की पहचान है सहकारिता की चीनी मिलें, और इन चीनी मिलों में भाजपा का प्रमुख स्थान है। आज इसका शुभारंभ हुआ है, पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान भाइयों को और भाजपा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि यह चीनी मिल विधिवत चले और यहाँ के किसानों को, कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले और लंबे समय तक चले। इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। और मैं पुनः आपके माध्यम से सत्र का शुभारंभ हुआ है, इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। चीनी मिल में कुछ टेक्निकली कमियां होंगी, वो यहाँ के टेक्निकल अधिकारी बताएंगे। हमने चीनी मिल का शुभारंभ किया है, इसे उद्देश्य से किया है ताकि समय से चीनी मिल चलेगी तो जल्दी खेत खाली होंगे, ताकि किसान अगली फसल बो पाए। और मैं ऐसी कामना करता हूँ, और हमने अधिकारियों को निर्देश भी यही दिया है कि चीनी मिल का उद्घाटन करके चीनी मिल बंद नहीं होनी चाहिए जैसा पहले होता था। आज शुभारंभ हुआ है तो चीनी मिल विधिवत चलनी चाहिए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। ये बासपुर चीनी मिल का जो है पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ हुआ है हमारे माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी की उपस्थिति में, और मुझे खुशी है कि हमारी मिल जो है अभी चालू हालत में है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ गन्ना आते रहेगा और हम किसी भी किसान को नहीं रुकेंगे, तो पूर्ण गन्ना हम देंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, पिछली बार जो समस्या आई थी वो बड़ी मिल के, हमारी मिल हाउस के मिल नंबर 1 और 2 में समस्या थी। समस्या ये थी कि उसकी फाउंडेशन ख़राब हो गई और उसे बनाने में हम लोगों ने बड़ी जीतें मुहैया की। लगभग हम लोगों ने 20 घंटे इसमें काम किया, लगातार दिन रात 2-2 शिफ्टों में हम लोगों ने काम कराया। और लोगों को ये विश्वास था कि ये मिल जो है दिसंबर लास्ट से जो पहले नहीं चलेगी। और हमने ये कार्य जो है अपनी मेहनत से, हमारी कर्मचारी की मेहनत से, हमारे अधिकारियों की मेहनत से, हमारे नीचे छोटे कर्मचारी की मेहनत से ये सफल हो पाया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।